नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान एपीओ में पूछे जाने वाला अंग्रेजी का पोर्शन, और अंग्रेजी में पढ़ेंगे हम आज नारेशन। नारेशन चूंकि आपके सिलेबस में है और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आपके सिलेबस में है। एक्टिव पैसिव के वीडियो मैं पहले आपको दे चुका हूँ, 2-3 वीडियो हैं। अगर वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी प्रैक्टिस वीडियो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दे सकता हूँ। आज हम यहाँ नारेशन देखेंगे। तो नारेशन नरेट वर्ड से होना है। हम नरेट करते हैं किसी के द्वारा कही हुई बातों को, सुनी हुई बातों को जब हम नरेट करते हैं तो नरेट एक वर्ब है और नारेशन वो नाउन है। तो हमें नारेशन पढ़ना है। तो नारेशन के दो काइंड्स होते हैं या दो तरह के ये होते हैं। नारेशन होता है एक डायरेक्ट नारेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नारेशन। तो इसके और यही आपको पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद से ही इस वर्ड से ही पता चलता है कि डायरेक्ट नारेशन का मतलब क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट नारेशन का मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पर हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट, और इसको आप इस नरेशन बोले, काइंड में इसको स्पीच बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नारेशन एक टेक्निकल वर्ड है और उसके अंदर जो काइंड्स है उसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके दो पार्ट बना दिए गए। हम डायरेक्ट नारेशन और इनडायरेक्ट नारेशन भी कह सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम स्पीच कह रहे हैं कि नारेशन कह रहे हैं। हमें आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली नारेशन है क्या। तो इस वर्ड से आपको पता चल जा रहा है कि ये लगभग ऐसी स्पीच होती है, सामान्य भाषा में हम समझने के लिए कह सकते हैं, जो वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों कुछ भी परिवर्तित किए बिना जिन शब्दों का वक्ता प्रयोग करता है अपनी स्पीच में, अपनी बात में, अपने वाक्य में, सेंटेंस में, हम सेम वही वर्ड्स यूज करके बताते या लिखते हैं, उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट में जो भी वक्ता के द्वारा कही गई बात, सेंटेंस, वाक्य, स्पीच होती है उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच इज ए काइंड ऑफ स्पीच which is reported by some other person exactly in the words spoken by the speaker। तो ये वर्ड आपको पकड़ के चलना है कि exactly in the words spoken by the speaker। और इसको आपको ये भी याद रखना है कि इट इज प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कामा। तो यह इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाएगी और सेम वही एग्जैक्टली इन द वर्ड्स पर लिखी जाएगी, स्पोकन बाय द स्पीकर, जो उस वक्ता ने बोले हैं उसके। और इसका ठीक उल्टा कर दीजिए तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, इनडायरेक्ट नारेशन हो जाएगा। इनडायरेक्ट नारेशन को हम समझ सकते हैं कि अगर वक्ता के द्वारा कही हुई बात को यदि हम अपने शब्दों में बताना शुरू करते हैं, वो सारे के सारे वर्ड सेम एग्जैक्ट वर्ड यूज ना करें, बल्कि हम अपने शब्दों में अपने तरह से उस बात को बताएं, रिपोर्ट करें, तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। और जब कभी भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कामा यूज किए जाते हैं इनको हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटाते हैं। तो हटाते हैं तो इनको हटाने के वजह से हमें कोई ना कोई कंजक्शन यूज करना पड़ता है, यानी कि हम कंजक्शन को प्लेस करेंगे इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा। यानी कि इन्वर्टेड कामा अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो आपको कंजक्शन प्लेस करना पड़ेगा।
कोई ना कोई कंजक्शन आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का एक सिद्धांत है, ये आपको समझ रखना चाहिए। और सेम एक ही जैसा कंजक्शन यूज नहीं करते हैं। कंजक्शन को हम यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंजक्शन यूज करते हैं। तो ये हम कैसे यूज करते हैं ये भी हम सीखेंगे, जानेंगे कि क्यों डिफरेंट कंजक्शन हमको यूज करने पड़ते हैं इन्वर्टेड कामा को हटा करके। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो अगर यहाँ लिख दिया जाए कि सी said to him, she shall come tomorrow। अगर ये लिखा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इन्वर्टेड कामा के अंदर, यहाँ एक सिंगल कामा लगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर ये जो पोर्शन लिखा गया है ये एग्जैक्टली इन द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। और इसीलिए हम इसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। अगर हम इसको अपने शब्दों में कह देते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो उसमें देखो कितने चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं, फिर हम ये सारे चेंजेस सीखेंगे और एक ही सेंटेंस में सारे चेंजेस आ जाएं ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये देखो साइड टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ सी टोल्ड हिम लिख देंगे। ये कंजक्शन हमको ये कामा हमको हटाना है, इन्वर्टेड कामा खत्म हो जाएगा, हम कंजक्शन यूज करेंगे तो हम दैट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ सी लिखा हुआ है, सी थर्ड पर्सन है, ये भी हम सीखेंगे। तो यहाँ सी का सी ही लिख देंगे, वरना कुछ और होता तो चेंज हो सकता था। सैल आया है, अब यहाँ हमको करना है तो हम यहाँ पर सी वुड कर देंगे। अब ये वुड कैसे हो गया ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। इस तरह से अब टुमारो आया है तो हम नारेशन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम टुमारो का टुमारो नहीं लिखेंगे, है? हम इसको भी चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, जो भी है, जो भी चेंज होंगे वो हम सीखेंगे। तो ये तो हो गया डायरेक्ट और उससे इनडायरेक्ट। इसमें आपने देखा कि ये जो एक दो चेंज अभी आपके सामने है, पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, ठीक है। साइड का टोल्ड कैसे हो गया, टेंस कैसे चेंज हो गया, क्या हो गया, ये सी के साथ सेल है, यहाँ पर वुड आ गया ना, कंजक्शन दैट ही क्यों आया और कोई कंजक्शन क्यों नहीं आया, ये हम सारी चीजें सीखेंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में ही क्यों चेंज किया हमने, है ना। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। लेकिन ये सब सीखने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम नरेशन पढ़ रहे हैं तो फॉर द पर्पज ऑफ नरेशन कितने टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ नरेशन, इसमें वैसे तो सेंटेंस जो टाइप्स होते हैं सेम वही टाइप्स ही होंगे, कोई नए टाइप सेंटेंस के नहीं आ जाएंगे, फिर भी हम कुछ कैटेगरी आगे पीछे कर लेते हैं। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ नरेशन सेंटेंस के टाइप्स सीखने हैं आपको। तो सेंटेंस के टाइप्स अगर आपको पता हो जाएंगे तो हमें नरेशन को समझना आसान हो जाएगा। कामा को हटा के कंजक्शन लगाना आपको आसान हो जाएगा अगर आपको सेंटेंस के टाइप्स पता है। आपको ये पता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर किस टाइप का सेंटेंस है, उसका क्या सेंस है ना, क्या उसके अंदर क्या फीलिंग्स शो की जा रही हैं, ये जो भी चीजें वो सब कुछ डिपेंड करेगा सेंटेंस किस टाइप का है और वो क्या बता रहा है। उसके अकॉर्डिंग कंजक्शन भी होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका सेट टू भी चेंज होगा। सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग आपका सेट टू भी चेंज होगा और कंजक्शन भी सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है सीखना, और यही सीख गए तो आपको नरेशन आ गया। तो हम टाइप्स देख लेते हैं। अब जब आपको नरेशन पता चल गया कि नरेशन क्या होता है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि नरेशन के अंतर्गत इन्वर्टेड कामा के अंदर कितने टाइप्स के सेंटेंस हो सकते हैं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, उनको नॉमिनेट कर लेते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ नरेशन
हम ये देखेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखो, नरेशन के अंतर्गत हमें जो सेंटेंस के टाइप पढ़ने हैं, जनरली टाइप्स तो वही होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, कोई नया टाइप तो हो नहीं सकता है उसका, लेकिन फिर भी हम कुछ टाइप्स को आगे पीछे कर लेते हैं या कुछ एक नया नाम दे करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला तो जो टाइप होता है वो होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस होता है, और असर्टिव सेंटेंस को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस होता है। अब असर्टिव का मतलब होता है असर्ट करना, कोई बात कहना। तो असर्टिंग जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो हम अपनी असर्टिंग में कुछ एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम कुछ रिजेक्ट करते हैं। अगर हम अपने असर्टिंग में, अपने कथन में, अपने स्टेटमेंट में किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हम कहेंगे, अफर्म करते हैं तो हम उस सेंटेंस को अफर्मेटिव कहेंगे। अगर हम किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, तो फिर हम उस सेंटेंस को निगेटिव कहेंगे। तो और ये जनरली आपको पता होगा, क्योंकि आप लॉ ग्रेजुएट हैं, और कम से कम लॉ ग्रेजुएट तो है ही, इसीलिए आप एपीओज और जुडिशरी को ट्राई कर रहे हैं, तो इतना आप समझ सकते हैं। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको भी हम दो कैटेगरी में रखते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप वाला क्वेश्चन। यस या नो टाइप वाला, ये जनरली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इट जनरली स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये ऐसा इंटरोगेटिव होता है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो यस नो टाइप वाला जो क्वेश्चन होगा वो सिंगल इंटरोगेटिव बोल सकते हैं आप, सिंपल इंटरोगेटिव बोल सकते हैं आप, लेकिन कुल मिलाकर के यहां समझना ये है कि अगर कोई सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंटरोगेटिव होता है, सिंपल इंटरोगेटिव होता है, और उसको हम यस या नो में आंसर कर सकते हैं। दूसरा होता है जिसको हम डबल इंटरोगेटिव के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। जितने भी WH वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव होता है। वो ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनके आंसर को यस या नो में नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ डिटेल करना ही पड़ता है, विद रीजन भी बताना पड़ सकता है। जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइप का आंसर उसका देना ही पड़ेगा, यस या नो से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। असर्टिव में दो काइंड्स हो गए और इंटरोगेटिव में भी दो तरह के हो गए। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे, चेंज करेंगे, तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, और इनको देख करके ही हम काफी चेंज करना सीखेंगे। कोई रटना नहीं है, और ये बहुत सिंपल है, बहुत इनिशियल है, एलिमेंट्री है। अभी इसको हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन एपीओ में एग्जाम में या जुडिशरी में पूछे जाएंगे वो एडवांस लेवल के ही पूछे जाएंगे। तो तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो इसके अंतर्गत कमांड आता है। कोई ऐसा सेंटेंस है जो कमांड बता रहा है, तो कमांड आता है, ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है और एडवाइस आता है। ये हमने चीजें इसके अंतर्गत रखी।
कि इंपरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहेंगे जिस सेंटेंस से हमें या तो कमांड पता चले, ऑर्डर पता चले, रिक्वेस्ट पता चले या फिर एडवाइस पता चले। तो अगर ये बातें पता चलती हैं किसी भी सेंटेंस से तो उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस की तरह ट्रीट करेंगे और उसके साथ हम चेंजमेंट में वही व्यवहार करेंगे जो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ करना चाहिए ग्रामर के अनुसार। तो ये हो गया तीसरा। अब चौथा जो टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब है स्ट्रांग फीलिंग। जब कभी स्ट्रांग फीलिंग्स सेंटेंस के अंतर्गत शो की जाएगी, है ना। अब स्ट्रांग फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? तो जॉय हो सकता है, सारो हो सकता है, हेट हो सकती है ना, लव हो सकता है, और भी बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं। तो इनको हम स्ट्रांग फीलिंग्स कहते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस ये शो कर रहा है तो वो एक्सक्लामेटरी होगा। इसका साइन जनरली उसके पीछे एक लाइन के नीचे जो हिंदी का पूर्ण विराम होता है उसके नीचे अंग्रेजी का पूर्ण विराम रखा होता है। आप ऐसे कह सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये हिंदी का पूर्ण विराम हो गया और ये अंग्रेजी का पूर्ण विराम हो गया। तो दोनों पूर्ण विराम इसके पीछे लगे होते हैं। तो इस तरह से ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनता है। अब इसको हम हिंदी में आश्चर्यबोधक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जो आश्चर्य को प्रकट करे। और आश्चर्य के अंतर्गत जितनी भी फीलिंग्स आ सकती हैं वो सब किसी भी सेंटेंस में अगर शो होता है और वो सेंटेंस कुछ इस तरह से स्पीकर बोल रहा है जिससे हमें उसके एक्सप्लेनेशन का पता चल रहा है तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे और वैसे ही हम उसको चेंज करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया, है ना। अब इसमें आप वंडर भी शामिल कर सकते हैं, अमेज्ड भी शामिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसको हम आगे देखेंगे कि इसके अंतर्गत कितनी स्ट्रांग फीलिंग्स हो सकती हैं, कितने वर्ड्स आपको इसके अंतर्गत मिल सकते हैं और उन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम जो साइड टू होता है हम उसको कितनी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 काइंड्स हुए। 5वां काइंड हम इसके नरेशन के अंदर हम पढ़ते हैं सेंटेंस के टाइप में, उसे कहते हैं ऑप्टेटिव। तो एक ये लास्ट काइंड बच रहा है हमारे पास, उसे कहते हैं ऑप्टेटिव। 5वां काइंड है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ विशेष ब्लेस, प्रेयर, इस तरह की अगर कोई बात की जाती है तो हम उसे ऑप्टेटिव कह लेते हैं। इसको इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो अब आपकी कुछ भी इच्छा हो सकती है, जैसे आप किसी को ब्लेस कर रहे हैं, किसी को आप कर्ज कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें विश है, प्रेयर है, कर्ज है, ब्लेस है, ये बहुत सारे अभी वर्ड्स आपको और मिलेंगे जब हम इसको आगे डिटेल में करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ इतना जाना कि नरेशन होता क्या है और नरेशन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें नरेशन के पर्पज से कितने टाइप के सेंटेंसेस को जानना आवश्यक है। तो ये आज के वीडियो में रहा, आपको टाइप्स बताए। ये टाइप्स आपके दिमाग में होने चाहिए। हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि इन टाइप्स को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम इनको चेंज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो कंटिन्यू रहे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।